चलिए जी, तो अपने 810 को कंप्लीट करते हैं और 810 में आज हमने कहाँ से शुरुआत करी? आइएगा ध्यान से सुनिएगा, एक-एक वर्ड को मैं चुन-चुन के आपके लिए बोलूँगा, वही वर्ड आपने भी रिपीट करने हैं रिवीजन के टाइम पे और विजुअलाइज़ करने हैं और बोलने हैं। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ईओएम, ओएम एटसेट्रा इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में इनमें से कुछ है। ये क्या है? क्वालिफिकेशन, ईओएम, ओएम, मटीरियल अनसर्टेन रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, कैम और अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में इनमें से कुछ है, लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है या फेयर समरी दे रही हैं, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? तो ऑडिटर को सबसे पहले ये फैक्ट बताना चाहिए दैट वी हैव इंक्लूडेड द अबव मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी कि अबव ये जो ऊपर जो बातें लिखी हैं ये ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। ये कैसे करेगा? मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। ये देखिए प्लीज एवरीवन, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये टेक्स्ट भी पढ़ाया था। ये कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, इस इलस्ट्रेशन में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन था, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर जो है वो अपने ओपिनियन सेक्शन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट में ही लिख देगा, हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और उसी के अंदर वो बोलेगा देखो भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है टू द इक्विवेलेंट एक्सटेंट एज द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी एसोसिएट फॉर द ईयर एंडेड दिस। साथ साथ में वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपनी रिपोर्ट को जो रेफर करेगा उसमें वो बताएगा, क्या बताएगा? उसमें वो आ जाइए, वापस आ जाइए, उसमें वो बताएगा कि भाई बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आता है। अगर ईओएम ओएम होता या एमयूआरजीसी होता तो एमयूआरजीसी ईओएम ओएम बताता, उनका इफेक्ट बताता। और अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती अदर इन्फॉर्मेशन में एज पर एस एस 720 तो बताता कि उसका इंपैक्ट जो है वो क्या आ रहा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बताइए, ये बात क्लियर है आप लोगों को? कम ऑन टेल मी। इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स या डिस्क्लेमर होता तो क्या करते? तो हम बोलते भाई देखो, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रखा है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और हम लोग फिर उसको वैसे ही ओपिनियन पैराग्राफ में, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करते, डिस्क्राइब द बेसिस फॉर दैट ओपिनियन, और साथ साथ में हम लिख दे कि भाई साहब इस एडवर्स और डिस्क्लेमर के चलते इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वहां पे क्या लग जाता? वेरी गुड, डिनायल ऑफ ओपिनियन लग जाता। हम लोग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में अपना ओपिनियन डिनाई कर देते। इज दैट क्लियर? इसका भी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल रिवीजन वीडियो में भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि भाई डिनायल ऑफ ओपिनियन जो है वो कैसे होता है। आइए चलते हैं जरा। ये लीजिए, आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल। हुआ क्या है यहाँ पे? एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, राइट? तो उस केस में डिनायल ऑफ ओपिनियन मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, राइट? और मैंने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट को भी रेफर किया है और बता दिया कि भाई हमने उस पर एडवर्स ओपिनियन दे दिया है। ओके, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर गया हुआ है। चलिए वापस आ जाते हैं। नाउ, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, राइट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर समरी नहीं दे रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं? हम लोग एक एडवर्स ओपिनियन दे देंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा जी, आ जाइए। नाउ, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अलर्टिंग रीडर्स फॉर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एसए 800 का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। एसए 800 में स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, उसका ऑडिट हुआ है, और उस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट होता है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में हम ईओएम पैरा डालते हैं। ईओएम पैरा जो है वो दो तरीके से डल सकता है। एक ओनली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिस, एक ओनली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए, और एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्लस रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज के लिए। तो अगर एसपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम पैराग्राफ है, जो कि होना ही चाहिए, तो आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में भी वो आपका पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा, अलर्ट पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आ जाइए। अब वो अलर्ट पैराग्राफ में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड इन एडिशन टू दैट क्या हो सकता है? एंड इन एडिशन टू दैट क्या हो सकता है? कम ऑन टेल मी। आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज भी हो सकता है। ये पॉइंट था यहां पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरेटिव्स। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव्स हो सकते हैं।
कंपैरेटिव्स कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के फॉर्म में हो सकते हैं या कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? SS700 एंड SS710 डील करता है इससे। और डिफरेंस अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए अपने रेडी रेफरेंस के लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स अगर होते हैं तो भाई ऑडिटर को सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ओपिनियन नहीं देना होता है। अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर होगी तो भाई कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी ओपिनियन देना होता है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी। अब पॉइंट क्या है कि भाई कंपैरेटिव्स दे रखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव ओमिटेड है, कंपैरेटिव्स नहीं दिए हैं। ऑडिटर को देखना है कि भाई वो जो ओमिशन है वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर रीजनेबल है ओके, अगर अनरीजनेबल हुआ तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा इसका इफेक्ट जो है मेरी रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आने वाला है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात यह है, अगर मैं कंपैरेटिव्स क्या होते हैं उनको छोड़ दूं तो ऑडिटर को बस ये देखना है कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कंपैरेटिव्स ओमिटेड हैं तो उसका रीजन क्या है, वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड। अगर नॉट जस्टिफाइड है तो भाई मैं उसका इंपैक्ट कंसिडर करूंगा अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी। अगर कंपैरेटिव्स पे रिपोर्ट अनदर ऑडिटर ने दी थी, अगर वो वाले कंपैरेटिव्स इंक्लूडेड हैं जिसके ऊपर किसी और ने रिपोर्ट दी थी, तो फिर 710 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। दैट्स इट। आइए, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो बातें याद रखिए, ऑडिटेड अनऑडिटेड क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए। दूसरी बात, अदर इन्फॉर्मेशन और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दो बातें, ऑडिटेड अनऑडिटेड क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इधर देखिए, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफरेंशिएटेड है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर नहीं है तो मैनेजमेंट से बोलूंगा चेंज कर दो। अगर रिफ्यूज होती है तो मैं रिपोर्ट में बात लिख दूंगा दैट सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड बाय दैट रिपोर्ट। ओके, अच्छा जी। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर को लगता है कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है किसमें, अदर इन्फॉर्मेशन इन दी डॉक्यूमेंट इन विच समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो देयर, दे शैल असेस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन किसकी रिवीजन करनी है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो ऑडिटर जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, कंसिडर करेगा इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी स्टेटमेंट। फिर से बोल रहा हूं दोनों बातें। इधर देखिए, अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की बात करता हूं मैं, तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि भाई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। नहीं है तो मैनेजमेंट से पूछूंगा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो ये बात मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड नहीं है। अच्छा, ऑडिटर को यह भी देखना है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है अदर इन्फॉर्मेशन और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर है तो भाई किसको चेंज करना है वो ये समझेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि मैनेजमेंट प्लीज इसको चेंज कर दो। मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और अपनी रिपोर्ट में भी इसका इंपैक्ट कंसिडर करेंगे। ऑडिटर एसोसिएशन सिनेरियो 1, ऑडिटर एसोसिएशन सिनेरियो 1, ऑडिटर ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जा रहा है, मैनेजमेंट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि इनका ऑडिट हुआ है और ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। तो ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड कीजिए। अगर वो रिफ्यूज करती है तो मैं अपनी इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्शन ले सकता हूं। सिचुएशन क्लियर हुई? एंटिटी बोल रही है ऑडिटर ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट की है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साथ में नहीं लगा रही है। ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि भाई साहब प्लीज आप ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड कीजिए, जहां पे भी आप क्लेम कर रहे हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई है वहां पे ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड कीजिए। नहीं करेंगे तो भाई आई विल टेक एक्शन टू प्रिवेंट द इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन। ये वाला केस देखिए, ऑडिटर ने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, ओके बढ़िया। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया है। अब एंटिटी रेफर कर रही है ऑडिटर को किसी डॉक्यूमेंट में जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। ऑडिटर को यह इंश्योर करना है एक तो रेफरेंस सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हो और दूसरा स्टेटमेंट में कहीं भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी ये इंप्लाई ना हो रहा हो दैट आई हैव ऑडिटेड द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं फिर से बोलता हूं, ऑडिटर ने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया है। एंटिटी रेफर कर रही है ऑडिटर को एक ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। ऑडिटर को इंश्योर करना है कि रेफरेंस सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हो और कहीं से भी ये इंप्लीकेशन ना हो रहा हो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ऑडिट किए हैं। ओके, अगर इनमें से अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो भाई अब मैनेजमेंट को हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट प्लीज change the statement which is implying that I have audited the summary financial statement or simply remove my reference. थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल्टरनेटिवली एंटिटी कैन एंगेज द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट अगर स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करती, रेफरेंस भी डिलीट नहीं करती और हमसे ऑडिट भी नहीं करवाती तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा प्लीज आई डिसएग्री विद द रेफरेंस एंड आई विल टेक एक्शन टू प्रिवेंट इनअप्रोप्रिएट रेफरेंस और इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन। आइए,
नाउ टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका रेफरेंस आपको हमने ऑडिट रिपोर्ट में भी पढ़ा था। ये देखिए, जनरली स्पीकिंग हमारी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेट पे होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर दोनों डेट पे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में ही नथिंग इज रिफ्लेक्टेड ऑफ इवेंट, इफेक्ट ऑफ द इवेंट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड विच अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट के डेट के बाद के जो इवेंट है उनका इफेक्ट जो है रिफ्लेक्टेड नहीं है, ना ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ना ही आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, ये बात यहाँ पे भी लिखी है एज इट इज। इधर देखिए, ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेटेड लेटर देन द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मस्ट स्टेट दैट बोथ समरी एंड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट इवेंट्स आफ्टर द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट डेट। एक्सेप्शनल केस, अगर ऑडिटर को प्रीवियसली अननोन फैक्ट पता चल जाता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अभी तक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, तो ऑडिटर को पहले उस फैक्ट को ट्रीट करना है, हैंडल करना है एज पर एस ए 560। ओनली देन ही कैन इशू हिज रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, if auditor discovered previously unknown fact that existed at the original audit report date, okay, previously unknown fact existed at the original audit report date, auditor must not issue the summary financial statement unless these facts are considered as per SA 560 requirement for the audited statements. Done. इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मिसलेनियस, मैंने आपको बता ही दिया था कि देखो भाई, एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो है वो अगर रेगुलेटर ने बताया एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट ने बताया, हमें फैक्टर्स बता रखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए देख लेंगे एक्सेप्टेबल और नॉट, राइट। लेकिन अगर एक्सेप्टेबल नहीं था, आई शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। और लॉ और रेगुलेशन के चलते अगर मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है, कैन आई क्लेम दैट दिस एंगेजमेंट इज एज पर SA 810? आंसर इज नो, आई कैन नॉट। रिपोर्ट मस्ट नॉट क्लेम 810 कंप्लाइंस। ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने भाई एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर और साथ साथ में इसका इंपैक्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओपिनियन वर्डिंग मैंने आपको पढ़ा दी, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी वो मैंने आपको करा दिया। मेरे हिसाब से अच्छी रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, एक डिटेल रिवीजन वीडियो इंक्लूड रिकॉर्ड जो है वो हो गई है। अब इसका फ़ायदा उठाइएगा। ओके, पढ़िए, जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं क्लास में उनको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बैंक दिया गया है, उस पर क्वेश्चंस जो है वो लिख के देखिए। आज की क्लास में जो केस स्टडी कराई गई है उसको एक बार दोबारा से आप लोग कर सकते हैं घर पे। ऑल द बेस्ट।